हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आ सकते हैं केमिस्ट्री के पेपर में। इस वीडियो में टोटल 30 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे भी जा चुके हैं और ऑलमोस्ट रिपीट भी हो रही हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट से। तो इसमें पहले से देखेंगे फेरोमैग्नेटिज्म को। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि जैसे कुछ मटेरियल होते हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब उन पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लगाते हैं तो जो मटेरियल होता है, जैसे मटेरियल तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, इसकी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं इस तरह से, तब भी जो मटेरियल था ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड से बनी रहती है। तो इस टाइप के मटेरियल को कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। अगला है इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे फ्रैंकल डिफेक्ट्स हो चाहे जो तीसरा है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है, दीज आर पॉइंट डिफेक्ट होते हैं दोनों, हम दोनों बता रहा हूँ, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, दोनों पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, आयनिक क्रिस्टल में होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी आयनिक क्रिस्टल बनता है तो क्रिस्टल से आप लोग ये समझते हैं ना कि इस तरह से होता है, ये होता है पॉजिटिव चैन जिसे बोलते हैं कैटायन, फिर यहाँ पे निगेटिव आयन, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, इस तरह से सपोज करें ये जो पॉजिटिव आयन है, इस तरह से एक निगेटिव आयन यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे पॉजिटिव आयन होगा, इस तरह से यहाँ पे एक निगेटिव आयन होगा, क्या पता फिर यहाँ पे पॉजिटिव। इस तरह से अगर अरेंज होते हैं तो ये जो बीच में स्पेस देख रहे हैं ना, ये स्पेस, ठीक है, ये जो स्पेस होता है इनको बोलते हैं वॉइड, इंटरस्टेशियल स्पेस या फिर वॉइड। तो इस वॉइड में अगर क्रिस्टल का कोई भी ये वाला, जैसे ये डिसलोकेट होकर यहाँ से हट जाता है, ये यहाँ से हट जाता है प्लस वाला, यहाँ से हट के यहाँ पे आके एंट्री मार देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होती है, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। जब कोई भी आयन, एनायन या कैटायन, बेसिकली कैटायन अपनी जो इस लोकेशन होती है उसको छोड़ के किसी दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे स्पेस होता है वहां पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट में बेसिकली जैसे अभी देखा था कि जैसे क्रिस्टल कोई बना हुआ है, ये यहाँ पे कोई क्रिस्टल इस तरह से बन गया है, सपोज करिए ये एक है एनायन, फिर यहाँ पे एक कैटायन, फिर यहाँ पे एक एनायन, फिर यहाँ पे एक कैटायन, यहाँ पे एक एनायन, फिर यहाँ पे एक कैटायन, फिर यहाँ पे एक एनायन, फिर यहाँ पे एक कैटायन, फिर यहाँ पे एक एनायन, फिर यहाँ पे एक कैटायन, फिर यहाँ पे एक एनायन। इस तरह से कैटायन इस तरह से होता है। तो ये जो बीच में स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस खाली देख रहे हैं इस तरह से, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये स्पेस, ये स्पेस, इस स्पेस में अगर कोई दूसरा, जैसे सपोज करते हैं ये आप कैटायन देख रहे हैं, ये कैटायन यहाँ से हटके यहाँ पे इस स्पेस में आ जाता है, यहाँ पे इस जगह पे आ जाता है, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, ये तो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करिए ये क्रिस्टल इस बार क्या करता है, ये एक माइनस वाला और ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव वाला प्लस वाला, दोनों ये टूट के इस सीधे सीधे इस जो क्रिस्टल सिस्टम इसको छोड़ के ही निकल जाते हैं बाहर, है ना, तो इसको बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट लग गया, मतलब शॉर्ट लगा बाहर निकल गया। फ्रैंकल में तो विद इन क्रिस्टल के अंदर ही थे, ठीक है, उठ के बस यहाँ से कहीं और चले जाते तो यहाँ एक क्या कहते हैं वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लेटिस स्पेस होता है इसको ही छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो इसमें अगला है जो वो है चैप्टर 2 सोल्यूशन से, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे की वजह से डिपेंड करती, मतलब उन पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, उनके नेचर पे नहीं डिपेंड करती। जैसे किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो इफेक्ट होगी, लेकिन वो सॉल्यूट पार्टिकल कैसे थे, उनका नेचर क्या था, इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी जो क्या कहते हैं उन प्रॉपर्टीज पे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको अभी देखेंगे। फिलहाल मैं देखा था वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है? जैसे एक रिएक्शन हुई यहाँ पे, 1 मोल NaCl लिया। अब 1 मोल NaCl लेंगे, अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, ये मिलेगा ना। तो यहाँ पे 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl, ठीक है, और लिया था 1 मोल NaCl। तो यहाँ पे अगर वेंट हॉफ फैक्टर बनाएंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट। तो वहाँ पे एक ही मोल है तो आंसर हो जाएगा 2। इस तरह से वेंट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक और रिएक्शन ले लें, यहाँ पे ले लिया CaCl2, है ना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड लिया तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Ca प्लस प्लस आयन प्लस 2 क्लोरीन आयन। तो यहाँ पे 1 मोल
कैल्शियम आयन बनता है, 1 मोल कैल्शियम आयन बना है, 2 मोल बना है क्लोरीन आयन। ठीक है, टोटल यहाँ पे कितने मोल है, 3 मोल। और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने मोल थे, 1 मोल। तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा 3/2 बराबर 3/1 बराबर 3। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन कई कई बार पूछी गई है। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन। जैसे यहाँ पे एक सोल्यूशन है, एक लिया गया होगा ए, एक लिया होगा बी, इसमें कोई एक सॉल्यूशन होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा, कोई एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, जो ज्यादा होता है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। बस ये ध्यान रखिए, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट, ये मत देखें। जैसे यहाँ पे जो है आपने इतनी चीनी में इतना पानी मिलाया, तो यहाँ पे चीनी ज्यादा है तो चीनी हो गया सॉल्वेंट, बात खत्म। ठीक है, जो ज्यादा होता है उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये दोनों है, इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बन गया सोल्यूशन। ठीक है, अब हम अगर निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकलेगा, वो निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों के, बस इस तरह से निकलता है। ठीक है, इसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। उसके बाद देख रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, बट नॉट ऑन देयर नेचर, इंक्लूडिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिस्पर्जन, वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये असल में जो सॉल्यूट पार्टिकल किसी भी क्या कहते हैं सोल्यूशन में बढ़ जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें एलिवेशन रहता है, या तो फिर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर बॉईल होता है, तो क्या पता 110 डिग्री सेल्सियस से बॉईल हो रहा है अब इस बार। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो अरेंजमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो चेंज हो चुका है। अगर बॉइलिंग पॉइंट, अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता लगा कितना आता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसमें मैंने मिला दिया अच्छी खासी नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, तो पता लगा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट अब हो गया -8 डिग्री सेल्सियस पर, अब ये बर्फ जमेगी। ठीक है, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर रिपल्सन फोर्स जो लग रहा होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगला इसमें देखेंगे हेनरी लॉ। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1-2 बार देखा गया था, पूछा गया था। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी भी सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, अब वो सॉलिड गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो गैस जैसे जैसे कोई लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड के ऊपर ये जो वेपर प्रेशर होगा ना, यहाँ पे जितना भी यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, जैसे ये लिक्विड है, इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ पे वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर प्रेशर, अगर इसको मैं यहाँ से प्रेशर लगा के इसको बढ़ा देता हूँ ना, तो ये जो यहाँ पे वेपर थी ये सब के सब इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाएंगी। ठीक है, डिजोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो डिजोल्व हो जाएंगे, तो यही इन्होंने हेनरी ने लॉ दिया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर। तो ये हटता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, से बोलते हैं कापा। ठीक है, यही क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट होता है। तो ये जाएगा इस तरह से, ये था हेनरी लॉ। जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी तो देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है उसमें क्या करते हैं, उसमें सोडा भरते हैं। सोडा कैसे भरते हैं, ऐसे थोड़ा ना करते हैं कि सोडा लिया मिला दिया। कैसे बनती है, इसमें भरी होती है कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भरी होगी, फिर इसको एक चैम्बर में बंद कर देंगे। एक चैम्बर यहाँ पे होता है, इसमें इस बोतल को बंद कर देंगे, इस बोतल को बंद कर देंगे। इसके बाद इसकी बोतल के अंदर खूब क्या कहते हैं, हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस सपोज करिए भर दी गई। कार्बन डाइऑक्साइड जब भरी जाएगी हाई प्रेशर से, तो प्रेशर अत्यधिक हो जाने की वजह से क्या होगा कि वो गैस उसमें सॉल्युबल हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, और उसके बाद वो ढक्कन को अच्छे से पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भी हम लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ों पर जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन होती है वो हम लोग के ब्लड में ठीक से डिजोल्व नहीं हो पाती, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी, है ना, तो ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या होगा, हम लोग को मुंह खोल खोल के जोर जोर से सांस लेना पड़ेगा। जो इसमें अगली डेफिनेशन है वो है कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी हम सब लोग जानते हैं क्या होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी समझिए क्या होती है, इसे लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा एम 0 भी कभी कभी लिख देते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली होती है, जैसे कोई सोल्यूशन लेते लगभग यहाँ पे 1 लीटर कोई भी लिक्विड ले लिया। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे कितना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जब इसे डिसॉल्व करेंगे तो इसकी जो भी कंडक्टिविटी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिविटी को
कापा से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई कंडक्टिविटी इस तरह से, ठीक है। अगर कंडक्टिविटी 1 मोल की जो भी आ रही, इसी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये होता है K इंटू वी, ठीक है। V निकालना होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 1 हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए 1000 बाई m कर देते, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसलिए मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो मोलरिटी इसके जो यूनिट है ये पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, और ठीक है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे सोल्यूशन ले रहे हैं 1 लीटर, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 1000 लिख देते हैं। अब देखते हैं कोलरॉस लॉ। बेसिकली एक नियम है, इसके अकॉर्डिंग जब किसी सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिसॉल्व हुआ था वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, ठीक है। अब जो है कोई भी उसमें डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इस टाइम उस सोल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी लैम्डा m, वो क्या होगी, सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनायन प्लस केटायन, ठीक है। ध्यान रखिए, सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस एनायन, ये ध्यान रखना है आपको। इसी को बोलते हैं कोलरॉस लॉ। अब देखते हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस। इसमें बेसिकली 2 लॉ हैं, ये कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, इसमें 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो ये भी बहुत सिंपल है, इनको समझ लीजिए। इस जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज या फिर करंट। करंट क्या होती है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q बराबर आई टी, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लो थ्रू इट, या फिर आप आई टी लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे बोलते हैं जेड आई टी, जेड इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है फर्स्ट लॉ, यानी कि जो मास डिपॉजिटेड मास या लिबरेटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है कि अगर कह रहे हैं कि सेकंड लॉ कह रहे हैं बस जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो चेंज कर दिया जाए और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया जाए उसमें, मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कराया जाए, है ना। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेटेड जो होगा वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट वेट के, यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि यहाँ से हो जाएगा m1 बाई m2 इजकल टू E1 बाई E2। ये है दूसरा लॉ फैराडेस का। अब देखते हैं चैप्टर 4 से, केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो इसमें है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बेसिकली किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो मिनिमम जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो लोग क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड या केमिकल बनाते हैं ना, तो वो कैसे बनाते होंगे एक्चुअल में, जैसे किसी ने बना दिया हुआ सपोज के लिए किसी ने गैलियम आर्सेनाइड बना के कोई कंपोनेंट बना दिया होगा, तो उसमें जो भी जिसमें गैलियम यूज किया होगा, इंडियम यूज किया होगा, एंटीमनी यूज किया होगा, तो ये सब चूज करने के लिए तो क्या होता है, पहले सबसे इनकी एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं इनकी एनर्जी कितनी है, इनकी एनर्जी कितनी है, इनकी आयनिक रेडियाई कितनी, इनकी आयनिक रेडियाई कितनी है, ठीक है। तो ये आपस में मिलेंगे, कंपाउंड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम कंपाउंड बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितनी इनका पोटेंशियल है, ये सब डिसाइड करता है कि रिएक्शन आगे होगी कि नहीं होगी। तो इसी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ या इनिशिएट अ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे एक रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ए बन रहा होगा, यहाँ पे बी बन रहा होगा, ठीक है। तो ए बन रहा होगा तो बी बन रहा होगा, तो एट अ टाइम ए की कंसंट्रेशन या बी की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जितनी भी है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता है जैसे कोई रिएक्शन हो रही, जैसे आपने सोडियम मेटल को लिया, ठीक है, सोडियम मेटल का एक टुकड़ा लिया, इसको डाल दिया वाटर में, ठीक है। सपोज करते हैं इसको अगर मैंने वाटर में ऐसे डाल दिया, तो वाटर में जब ये जाएगा ना एक्स एट अ सेकेंड 1000 मॉलिक्यूल या 10,000 मॉलिक्यूल या 20,000 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम रिएक्ट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल से, है ना। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि इसमें अगर जैसे सपोज करिए 10 की पावर 34 10 की पावर 23 एटम्स हैं, तो एक ही बार में 10 की पावर 23 एटम्स ही रिएक्ट कर ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेंगे। तो जितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम रिएक्शन में, तो उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक मेथड होता है टू सेपरेट आयनिक क्रिस्टल या फिर जो आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं या फिर डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, जहां पे भी होते हैं उनसे सेपरेट करने को टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई
एक क्राइम हो गया यहाँ पे, कुछ यहाँ पे सपोज करिए एक मर्डर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब क्राइम ब्रांच वाले आएंगे, आसपास की चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए यहाँ पे एक रुमाल का टुकड़ा पड़ा था, एक कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, इस कपड़े के टुकड़े को लैब में ले जाके देखेंगे तो इसमें डीएनए उन्हें दिखेगा, ठीक है। अब डीएनए को सेपरेट करना है इस टुकड़े से, तो इस सेपरेट करने की टेक्निक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसे इसमें लिखा था मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड। तो देखिए जो डीएनए आरएनए सब जो होते हैं ना, इन पे जो पार्शियल चार्ज होता है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के ही इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरोसिस। अब देखते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली कोई इस कोलाइडल सोल्यूशन बना लीजिए। आप बोलेंगे कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पानी, ठीक है। पानी है वोलेटाइल, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल डाल दीजिए, जैसे जैसे क्या कहते हैं जो इसमें डिजोल्व ना है, ऐसा लिक्विड डाल जो डिजोल्व ना, जैसे इसमें डाल दिया, मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है। जब मिल्क ऐड कर देंगे इसमें तो क्या होगा कि इसमें वाइट वाइट सा सोल्यूशन ये दिखेगा ना, क्योंकि मिल्क इसमें पार्शियली डिजोल्व होता है, कम मतलब हाईली सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है ना मिल्क इसमें। तो क्या होगा, जब इसमें आप कोई लेजर लाइट डालेंगे तो लेजर लाइट यहाँ से बाहर कमाती हुई दिखाई देगी, लगभग लगभग पूरी इस ये सोल्यूशन में रेड रेड फैल जाए, इस तरह से पूरी रेड रेड रेडिश सा सोल्यूशन लगने लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट से बेसिकली जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं उनका पाथ दिखने लगता है लाइट डालने से। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी, जो प्रेसिपिटेट किसी रिएक्शन में बनता है, पीपीटी इनटू कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, उसमें डिजोल्व कर देंगे, उस ठीक है, उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो प्रेसिपिटेट था, जो पीपीटी बना था, ठीक है, पीपीटी बना था, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोलाइडल सोल्यूशन में। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। एरोसोल, एरोसोल क्या होते हैं कि अ कोलाइडल सिस्टम इन विच फाइन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी पार्टिकल एयर से हल्के होते हैं, एयर में सस्पेंड होते हैं, उनको बोलते हैं एरोसोल बेसिकली। जैसे यहाँ पे एक इंसान खांस भी देता है, कोई इंसान यहाँ पे है और एक खांस देता है, तो हवा में जो भी पार्टिकल यहाँ पे सस्पेंड होंगे इनको बोलते हैं एरोसोल। फिलहाल एरोसोल बेसिकली हवा से हल्के जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एरोसोल। जैसे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे एक ग्लास, अगर यहाँ पे एक स्टील ग्लास रखा हुआ है, इस ग्लास में मैं यहाँ पे बिल्कुल ठंडा पानी डालता हूँ, इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भर देंगे, ठीक है। जब ठंडा पानी भर देंगे ग्लास में ऊपर तक, तो हम लोग क्या देखते हैं, गिलास की जो बाहरी सतह थी, है ना, बाहरी सतह थी, यहाँ पे भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे गिलास से पानी बाहर क्यों आया, क्योंकि पानी तो अंदर है, गिलास कोई टूटा उटा तो है नहीं, चाहे आप कांच का भी गिलास ले लीजिए तब भी बाहर यहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट चिपक जाती हैं आके। तो होता क्या है कि पानी था ठंडा, तो हवा में आसपास यहाँ क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर फॉर्म में होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, जिनको कह सकते हैं एरोसॉल, ठीक है। तो यहाँ पे सब आसपास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो हवा से भी हल्के हो जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लगभग इनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है एरोसोल पार्टिकल का। अब जैसे ही यहाँ पे ठंडा पानी गिलास में भरते हैं तो आसपास का टेम्परेचर डाउन पड़ जाता है, डाउन पड़ जाता है, तो ये जो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल थे इन वेपर फॉर्म, ये वापस से लिक्विड बन जाते हैं, लिक्विड बन जाता है तो इस गिलास में चिपक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस ग्लास से पहले अटैच थे, सराउंडेड थे ये। इमल्सन, इमल्सन तो बहुत ही क्या कहते हैं इजी चीज़ है। आप जानते हैं कोलाइडल सिस्टम जिसमें दो भी लिक्विड आपस में मिक्स ना कर रहे हो। जैसे आप क्या लीजिए, यहाँ पे वाटर ले लीजिए, ठीक है, वाटर ले लीजिए और इस वाटर में थोड़ा सा ऑयल मिला दीजिए, ठीक है, ऑयल मिला दीजिए, मिक्स करिए इनको, ठीक है। तो वाटर वाटर यहाँ रहेगा, ऑयल ऑयल ऊपर इस तरह से रहेगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये अगर आप इसको यहाँ कस के अच्छे से स्टीयरिंग कर देंगे, स्टीयरिंग करके देखिए, यहाँ पे अच्छे से स्टीयर करिए, स्टीयरिंग करेंगे तो क्या होगा, तब भी ये जो क्या कहते हैं वाटर प्लस ऑयल था, ये भी अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा आप कोई इमल्सीफायर मिला दीजिए, जैसे डिटर्जेंट मिला दीजिए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें मिला दीजिए सोप, जिससे इसका सरफेस टेंशन कम हो जाए, ठीक है। तो ये अच्छे से डिजोल्व करने का जो भी सोल्यूशन बनाएगा सोप मिलाने के बाद, ठीक है, इसमें जैसे सोड, तो उसी को बोलते हैं इमल्सन। बेसिकली जो इमल्सीफायर होता है क्या करता है, वाटर का सरफेस टेंशन इंक्रीज कर देगा, ऑयल का नहीं सॉरी वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, ऑयल का सरफेस टेंशन बढ़ा देगा, और दोनों का सरफेस टेंशन जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन, दोनों का सरफेस टेंशन इक्वल का हो जाएगा जब, और जैसे इक्वल हो जाएगा तो जो बनेगा उसी को बोलते हैं इमल्सन। जो अगला है प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से, इसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। ये भी एक प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल है फ्रॉम देयर ओर्स। जैसे एल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइट से, तो ऐसे थोड़ा ना मिल जाता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट तरह से प्योर
मेटल से निकालने की टेक्निक्स होती है, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है, तो ये हाई प्रोसेसिंग टेक्निक होती है। जब एक इंडस्ट्रीज लेवल पे मतलब बल्क में हम लोग मेटल ओर से मेटल्स निकालते हैं, तो उसमें ये सब टेक्निक यूज करते हैं। पायरोमेटलर्जी में बेसिकली हाई वेरी हाई टेम्परेचर यूज करके उनकी ओर से मेटल प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है। फिर आता है फ्लोट फ्लोटेशन। फ्लोट फ्लोटेशन में बेसिकली लिक्विड में इसमें मिक्सचर मिक्स होते हैं, उससे जो है प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोट फ्लोटेशन। फिर आता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्रिस्टल इस तरह से पड़े हुए हैं, ठीक है, खूब सारे इसमें क्रिस्टल्स होंगे। अब इसमें से प्योर मेटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को पिघला के सेपरेट करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हीट करेंगे, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हीटिंग करी जाती है, यहाँ से एक रॉड चलती जाती है, इस तरह से आगे आगे की डायरेक्शन मूव करती रहती है। ये रॉड गर्म होती है, ठीक है, जिस जिस जोन में आएगी वहां वहां की इम्प्योरिटी पिघल के निकलती चली जाती है, सेपरेट होती जाती है, इसी को बोलते हैं जोन रिफाइनिंग। फिर होता है ये इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग में के मेटल को प्योर करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। इसमें क्या होता है कि एनोड पर इम्प्योरिटी मिलती है, एनोड जो होता है उस पर इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाती है, यहाँ पे इम्प्योरिटी मिलने लगती है, और जो कैथोड होता है वहां पे प्योर मेटल मिलने लगती है, कैथोड पर मेटल्स मिलने लगती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पी ब्लॉक एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। एलोट्रॉप, जैसे एलोट्रॉप क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन टू और मोर देन डिफरेंट फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। जैसे क्या कहते हैं, कार्बन के अरेंजमेंट से ग्रेफाइट भी बनता है, और कार्बन के अरेंजमेंट से डायमंड भी बनता है, ठीक है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में कुछ दूसरी तरह से होता है, और डायमंड में कुछ दूसरी तरह से होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर खेल होता है। और एक होता है बहुत हार्ड होता है, बहुत चमकता है, और एक होता है जो कि स्ट्रेंथ में भी हार्ड नहीं होता है और बिल्कुल फेड होता है, चमकता नहीं, सारी अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं एलोट्रॉप। कैटेनेशन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स अपनी ही बिरादरी के लोगों से बॉन्ड बनाते हैं, लिंक करते हैं और आगे एक्सपेंड करते हैं। जैसे देखो कार्बन, कार्बन क्या होता है कि कार्बन स्ट्रेट लाइन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेट लाइन रिंग बनाने लगता है, कभी मतलब स्ट्रेट लाइन चेन बनाता है, कभी ब्रांच चेन बनाता है, कभी रिंग चेंज बनाता है। मतलब अपने कार्बन से कार्बन कितने मतलब डिफरेंट 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 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता रहता है। ऐसा आयरन तो करता नहीं है, सिलिकॉन तो करता नहीं है, बेरियम तो करता नहीं है, कार्बन ही ऐसा करता है, या बहुत कम एलिमेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं। तो इस प्रोसेस इस जो लोग ऐसा करते हैं तो बोलते हैं कैटेनेशन। हमारी बॉडी बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी में बेसिकली तीन लोग हैं, CHO, इनसे ही मिलके सारे केमिकल कंपोनेंट बने हुए हैं बस। ऑलमोस्ट जो भी कंपाउंड है वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलके बने हुए हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी उधर आपको बताया था कोल्ड्रॉस लॉ के बारे में, तो ये इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन आपको जानते हैं इंपॉर्टेंट है, उससे ले डेप्थ में जिसे जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स जैसे फैराडे लॉ से बन रहे हैं, कोल्ड्रॉस लॉ से बन रहे हैं, ठीक है, तो इसको स्किप मत करिएगा। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताते हैं बेसिकली होता क्या है, जो एफ ब्लॉक में जो लेंथेनियम से ल्यूटेनियम तक की जो एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनियम से ल्यूटेशियम तक जो भी मटेरियल होते हैं, उसमें क्या होता है कि उनकी जो रेडियाई होती है वो डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो सेंट्रल में जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, ठीक है, ये हैवी पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, क्या करता है आसपास के इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के खींचता है। इससे क्या होता है कि अब ये होंगे जो पॉजिटिव चार्ज आयन ने जो फोर्स लगाए तो ये सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, ये सिकुड़ के छोटे हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और ये फोर्स पहले जो क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो पहले भी लगा सकता था ना, पहले क्यों नहीं लगा रहा था, अब क्यों लगाने लगा, क्योंकि ऐसा ऐसा होता है जो लेंथेनाइट सीरीज होती है, जो उसमें सबसे लास्ट ऑर्बिटल जो होती है एफ है ना, ये जो एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पुअर शील्डिंग का काम करते हैं, ये ढंग से शील्डिंग का काम नहीं कर पाता है, जिस वजह से क्या होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट पता है, जो कि डी ऑर्बिटल में होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं, ग्राउंड स्टेट में, मतलब क्या कहते हैं जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, और कलरफुल कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। चैप्टर
9 से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, ठीक है, उसमें क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे काफी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ लीजेंड डोनर एटम बाउंडेड टू द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन से जितने नंबर ऑफ लीजेंड डोनर एटम कनेक्टेड होते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर चिलेशन ये इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं NH2 NH2 CS NH2 CH2 CH2 NH2 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे होता है ये डाई अमीन बनना है ना, तो इसको बोलेंगे CH2 CH2, मतलब एथिलीन डाई अमीन, है ना। तो ये NH2 मैं बता रहा NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ये ले लें। NH2 पे लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो इसी के इसको बोलते हैं लीजेंड। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअल में इस स्टेट में ये एक्चुअल में इस तरह से नहीं रहता, ये इस तरह से अपनी स्टेट बना लेता है CH2 फिर यहाँ पे NH2 इस तरह से बना लेता है, ठीक है। और ये जो 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे हैं तो ये यहाँ पे किसी सेंट्रल मेटल आयन से शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना लेता है तो इसे बोलते हैं चिलेटिंग लेजेंड, ठीक है, इसे बोलेंगे चिलेटिंग लेजेंड, ठीक है। कभी कभी पूछा था व्हाट इज चिलेटिंग लेजेंड, ठीक है, तो ये हो गया चिलेटिंग लेजेंड। अब अगर ये अगर इस तरह से एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से लेके बना लेता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसे बोलते हैं CH2 इस तरह से बना लेता है, तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से ये चिलेटिंग लेजेंड ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है उसको बोलते हैं चिलेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन। फिर ये होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इट इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इनटू अदर एनर्जी लेवल in the presence of लीजेंड्स, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। फिलहाल इसको अपनी तरफ से जितना अच्छे से हो सके पढ़ लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया CFS होता क्या है। प्रोसेस ऑफ डी ऑर्बिटल जो होता है वो अदर एनर्जी लेवल में ब्रेक हो जाता है, आप जानते हैं EG T2G होता है, ठीक है, वो सब तो अलग बात है। बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ हाई स्पिन और लो स्पिन में टूट जाता है, ठीक है, इस तरह से टूट जाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल में। जो ये हाई स्पिन की एनर्जी रखते हैं वो यहाँ होते हैं, जो लो स्पिन की एनर्जी रखते हैं वो यहाँ रखते हैं, जिनको आप EG T2G बोलते हैं। इस तरह से इस इन द प्रेजेंस ऑफ लीजेंड, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस वीडियो में लगभग 30 इंपॉर्टेंट टर्म्स लिए थे जिनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। फिलहाल इनसे लॉन्ग क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये जो लेक्चर में जो 30 डेफिनेशन लिखी है इसकी पूरी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए।